फ्यूचर मेडिको या फिर पैरामेडिकल फील्ड में आप जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। और कहते हैं ना कि सुशील नायक सर जो है एक टॉप मोस्ट गुजरात के फैकल्टी कह सकते हैं, और बायोलॉजी के जो तीनों फैकल्टी को हमने चूज किया था वो विश्व पितामह है उनकी फील्ड में। वैसे सुशील नायक सर जी है वो बायोलॉजी के मास्टर माने जाते हैं, और उनके पास बहुत सारी ऐसी ट्रिक है जो आप एक शॉर्ट टाइमिंग के दरमियान उसको यूज करके बहुत अच्छा स्कोरिंग अपनी आने वाली एग्जाम में कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल सुशील नायक सर कि आपने अपने बीजे शेड्यूल से सभी पूरे गुजरात से जो बच्चे जुड़े हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हैं, फ्यूचर डॉक्टर जुड़े हैं, उनके लिए समय निकाला। एंड कहता ना कि मैं ज्यादा आगे बात ना करते हुए आपका एक बार और ओमेजुकॉन की तरफ से और सभी स्टूडेंट्स की तरफ से धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। और आपको आगे फॉरवर्ड करता हूँ कि प्लीज आप बायोलॉजी के बारे में डू एंड डाई चैप्टर्स या तो फिर कहते हैं ना कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट चैप्टर्स जो होते हैं, ताकि सभी को बहुत अच्छे मार्क्स नीट में आए, ऐसा कुछ गाइडेंस दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम ऑल ऑफ यू। आई विश के सब लोग मजे में हो। ऑल स्टूडेंट्स डूइंग वेल एट देयर होम। घर से पढ़ रहे हो, आजकल ऑनलाइन चल रहा है, सो इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल टू स्कोर हाई इन फैक्ट्स। ऐसा कहते हैं हम लोग कि भाई आपका ट्रांसपोर्टेशन टाइम बच चुका है इस साल, ठीक है, पूरा दिन आप लोग घर पे होते हो, बहुत सारी ऑनलाइन आपके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल होती है यूट्यूब वगैरह के ऊपर। सो ये बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये फॉर्चुनेट बैच है कि जिनको इतना सारा टाइम और इतनी सारी चीजें मिलती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बेटा इससे पहले कोई भी बैच अभी तक गुजरात में ऐसी नहीं देखी हमने कि जिसको इतनी सारी फैसिलिटीज मिली हो। इतने सारे यूट्यूब के ऊपर आपको फैसिलिटीज मिल रही है, इतने सारे सर लोग आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, तो दिस गुड थिंग, इसका ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस्तेमाल करें। ओके, और उसके लिए आपको नीट 2021 के लिए भी और आगे भी जो नीट देने वाले बच्चे हैं उनको मैं पहले से ही ऑल द बेस्ट कहूंगा। एंड गो अहेड बेटा। हम लोग आज यहाँ पर आज बात करने वाले हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी सब्जेक्ट आप लोग जानते हो, स्टैंडर्ड 11 में हम 22 चैप्टर्स के साथ डील करते हैं और स्टैंडर्ड 12 में 16 चैप्टर्स वी डू हैव। इन 38 चैप्टर्स में से कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो ज्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं? यदि हम लास्ट 12 इयर्स का नीट और एआईपीएमटी, जिसको एआईपीएमटी कहते थे हम 2013 तक, और 2013 के बाद नीट नाम आया, 2016 के बाद गुजरात में नीट कंपलसरी इंप्लीमेंट हो गया। तो ये लास्ट 12 इयर्स की ही बात करें 2008 के बाद 2020 तक की, तो बेटा ऐसे हमने देखा हुआ है कि कुछ यूनिट जैसे हैं जिसमें से 10 से 12 ये कभी कभी 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हर एक बच्चा अच्छी तरह से जानता है कि गुडसेट और नीट दोनों की एग्जाम आपको देनी होती है। हम नीट की यदि बात करें तो नीट के अंदर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, गुडसेट के अंदर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। नीट के अंदर 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो ये 12 क्वेश्चन हो गया, तो 48 मार्क्स तक 12 क्वेश्चन यदि पूछे गए तो एक यूनिट में जा सकता है 360 में से। हमारे पास 10 यूनिट है, आप लोग जानते हो। ओके, स्टैंडर्ड 11 के 5 यूनिट्स होते हैं, स्टैंडर्ड 12 के 5 यूनिट्स होते हैं। 10 यूनिट्स में से आपको प्रिपरेशन करना है। अब हम बात करते हैं जो लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने अभी तक नीट के लिए प्रिपरेशन शुरू नहीं किया लेकिन अब करने वाले हो, तो भी हम आपको इस तरह से यहाँ पर आज गाइड कर रहे हैं दोनों तरफ से। फाइन बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हर एक वेबिनार में कि आपको हमेशा बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो है वो 5 to 7 टाइम्स रीड करनी है। ये हर एक वेबिनार में मेरा कॉमन स्टेटमेंट रहता है कि 2 मंथ का टाइम आपके पास अभी भी है। यदि आपने ये 2 साल में नीट का प्रिपरेशन नहीं भी किया तो बेटा इसको आप आज से ही ऐसा काम शुरू कर दो। मैं जो भी चीज बता रहा हूँ आप नोट डाउन करके रखें। आप लोग लिखना कुछ आपके पास होना चाहिए, आप घर पे बैठे हो तो नोट्स लिखे जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ उसके बारे में। तो 5 to 7 टाइम्स आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट होगा। टेक्स्ट बुक रीड करनी है मतलब क्या? आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई नॉवेल पढ़ते हो उस तरह से टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी बेटा। आपको टेक्स्ट बुक उस तरह से पढ़नी है जैसे आप उसको एनालाइज कर रहे हो, उसको समझने को ट्राई कर रहे हो, उसको पढ़ा जाए गया ऐसा बोलेंगे। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी तरह से डिजाइन हुई है। पूरा एक कॉलम आपको दिया हुआ है जहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो उसके बारे में, जो भी आप रीड कर रहे हो, अच्छे टॉपिक, अच्छा पॉइंट, कोई एग्जाम्पल वगैरह, एक पूरी कॉलम खाली छोड़ी हुई टेक्स्ट बुक वालों ने। तो बेटा वहां पर भी आप ऐसे चीजें जो इंपॉर्टेंट नोट्स होती है वो वहां पे टिक मार्क कर सकते हो, वहां पे एग्जाम्पल वगैरह लिख सकते हो। तो ऐसा आपको करना चाहिए, जिसकी वजह से एक दफा पढ़ लिया, दूसरी दफा पे पढ़ोगे तो वो की पॉइंट्स है उसके ऊपर आपकी पहली नजर जाएगी, वो ज्यादा रिफ्रेश होगा, आपका दिमाग उसको ज्यादा याद रखेगा।
हम हमेशा बोलते हैं बेटा कि जब आप कुछ चीज पढ़ते हो, उसको समझ रहे हो, तो आपका ब्रेन उसमें इन्वॉल्व है। व्हेन यू राइट दैट थिंग एट द सेम टाइम, आपका पढ़ना, आपका उसको देखना, उसको सोचना और लिखना, तो ये पूरी न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस होती है बेटा, और आपका ब्रेन उसे हमेशा याद रखता है, जिसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म्स में यदि बात करें तो ये ब्रेन आपका याद रखेगा। यदि कोई चीज आपने इस प्रोसेस में लिखी हुई है तो एश्योर बेटा ये चीज आप कभी भी नहीं भूलते हो, आपका ब्रेन उसे याद करता है, याद रखता है। तो बेटा इस मेथड को, इस एटीट्यूड के साथ हर एक बायोलॉजी का बच्चा प्रिपरेशन करता हो, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा। और आप नीट एग्जाम देने वाले हो यूजी की 12th के बाद की, बेटा आपको तो बहुत लंबा सफर तय करना है अभी। आपको नीट यूजी से लेकर नीट पीजी तक की प्रिपरेशन भी करनी है, ताकि एमबीबीएस के बाद या बीडीएस के बाद भी आपको एमडीएस या एमडीएमएस का एडमिशन लेना है, तो उसमें भी आपको यही एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आज इससे ही इसको इस तरह से काम करना शुरू करें आप, ये बायोलॉजी के हर एक बच्चे के एटीट्यूड में होना चाहिए। नीट के अंदर 10 यूनिट में से पहले कौन से यूनिट से स्टार्ट करें, कौन से डू एंड डाई चैप्टर्स होते हैं हमारे नीट के, उसकी यदि बात करें तो बेटा 10 यूनिट में से क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। कभी कभी मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम 12 to 14 क्वेश्चन किसी यूनिट में से जा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो नीट का प्रिपरेशन आपको हर एक यूनिट के लिए करना तो है ही, इट इज कंपल्सरी फॉर यू पीपल, आपको ये काम करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हर एक यूनिट आपको पढ़ना है, लेकिन ऐसे यूनिट पहले करें जिससे आपका स्कोर ज्यादा आ जाए, या जिसमें क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसे आप पहले करें, राइट। जिसमें मैं बात करूंगा कि बेटा इजी भी है और ज्यादा क्वेश्चन भी पूछता है। तो यूनिट नंबर 3 की बात करें हम, स्टैंडर्ड 11 यूनिट नंबर 3, जिसमें सेल एंड सेल स्ट्रक्चर की बात होती है, बायोमोलिक्यूल्स की बात होती है और सेल डिवीजन की बात होती है। बेटा 9th स्टैंडर्ड में भी ये तीनों चैप्टर्स आप पढ़े हुए थे और उसी को आपको 11th में भी पढ़ाया गया, राइट। तो बेटा ये सबसे इजी चैप्टर होता है 11th 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस यूनिट को सबसे पहले देखें। कितना काम करना चाहिए इसके अंदर, इसके हम बात करें कि कौन से चैप्टर्स में कितना काम हम यहाँ पर करें, उसकी यदि हम बात कर रहे हैं तो बेटा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ना है, लास्ट 12 इयर्स के एमसीक्यूज इसमें से सॉल्व करना है आपको, फाइन। ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रह जाएगी। इसके बाद आप एग्जाम्पलर जो दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज दी हुई है, उसके भी आंसर्स को रीड करें। नीट की एग्जाम एमसीक्यू की होती है, थियरी आपको लिखनी नहीं है, नो वन गोइंग टू आस्क यू द थियरी पोर्शन, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट topics या points are covered in the questions given in the exercise as well as in the exemplar of the NCERT. ओके, उसको पढ़ोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। मैं ये जो बात कर रहा हूँ आपको कि ये अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बात कर रहा हूँ। ओके, जितना ज्यादा दिमाग आपका सोचेगा उसके बारे में, उतना ज्यादा उसको याद रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको काम करें। मैंने बताया आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यू नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम्स, आपको ना डायग्राम ड्रॉ करना है ना आपको लिखना है, लेकिन आपको समझना जरूर है। तो बेटा ये इस तरह से इस लेवल पे आप काम कर सकते हो। यदि बात करें हम उसके बाद के यूनिट की, ये थर्ड यूनिट की बात की, चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10 ऑफ स्टैंडर्ड 11 की यहाँ पर मैंने आपसे बात की। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो उसके बाद कौन सा यूनिट आपको लेना चाहिए, तो बेटा स्टैंडर्ड 11 की बात करें तो फिजियोलॉजी इंक्लूड होगा। यूनिट नंबर 5 आप बोलते हो, हर एक बच्चे को फिजियोलॉजी आता है, ऐसा हर एक बच्चा समझता है, और ये सही भी बात है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चैप्टर्स थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके। तो ये सारे चैप्टर नंबर 16 से 22 की यदि हम बात करें तो ये चैप्टर्स यूनिट नंबर 5 में इंक्लूड होते हैं। एंड यूनिट नंबर 5 जिसको हम कहते हैं दैट इज इन द 11th स्टैंडर्ड, और उसमें से भी क्वेश्चन यदि देखें तो 8 to 12 क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट यूनिट। बेटा 8 से 12 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें से। देखो यूनिट नंबर 3 की मैंने बात की तो उसमें से 8 to 10 क्वेश्चन आपको मिल गए। यूनिट नंबर 5 की बात की मैंने तो उसमें से भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ओके, आपको पहले ये तय करना चाहिए कि भाई आपको 360 में से पहले 200 इजी में इजी कहाँ पे क्लियर करते हो, उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट 250, 300, 325 ऐसा होना चाहिए, और उसी तरह से आपको काम करना है, राइट। तो यूनिट नंबर 3 को सबसे अच्छी तरह से करें। यूनिट नंबर 5, हाँ चैप्टर्स ज्यादा है यूनिट नंबर 5 में,
लेकिन यहाँ पर आपका इंटरेस्ट मैटर कर रहा है, आपने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उसको पढ़ा होता है, यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो 11th स्टैंडर्ड से ये दो यूनिट का साथ पहले डील करें। 11th स्टैंडर्ड में यूनिट नंबर 1 की यदि मैं बात करूं, यूनिट नंबर 1, ओके, तो यूनिट नंबर 1 जिसके अंदर 1 2 3 4 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, जहां पर आप लोग बात करते हो एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम की। एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम की यदि हम बात करें तो बेटा हम हमेशा ऐसा देखते हैं, ऐसा सोचते हैं कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में स्टूडेंट्स को हमेशा ज्यादा प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स इससे दूर भागते हैं हमेशा। हमने देखा है कि एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम की यदि बात की जाए तो उसमें हमेशा बच्चे इससे दूर भागते हुए नथी आवड़तु, लोग ऐसा कहते हैं कि हमें आता नहीं है, हमने इसको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है या याद नहीं रहता। एनिमल किंगडम में भी सेम केस है और प्लांट किंगडम में भी आपका सेम केस होता है। बेटा मैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों को पढ़ने का तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझ ले। फाइन, यदि आप प्लांट्स की बात कर रहे हो, बॉटनी की बात कर रहे हो, तो ये 3rd चैप्टर है प्लांट किंगडम वाला। लेकिन प्लांट किंगडम आप तभी प्रिपेयर कर सकते हो यदि आपने चैप्टर नंबर 2 क्लियर किया है। हमने देखा है कि बच्चे 2nd चैप्टर को प्रिपेयर नहीं कर रहे, 3rd चैप्टर के ऊपर जा रहे हैं। भाई ये तो गलत है ना। 2nd चैप्टर में आप क्लासिफिकेशन समझने को ट्राई करते हो और 3rd चैप्टर में क्लासिफिकेशन करते हो, तो जो बेस आपका क्लियर नहीं है तो फिर आप 3rd चैप्टर पे कैसे गए भाई। उसके लिए ये बात करूं मैं कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम की बात चल रही है, प्लांट्स के अंदर 2nd चैप्टर पहले करें, 3rd चैप्टर उसके बाद करें। याद रखना है आपको, हमेशा जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको पूछे जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बहुत ही क्लियर करना चाहूंगा बेटा कि आपको जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसके साइंटिफिक नेम होते हैं या उसका कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज में या वर्नाकुलर नेम होता है, जो लोकल नेम जिसको हम कहते हैं वो भी हो सकता है। कभी कभार हमने देखा हुआ है कि उसका अदर नेम्स भी होते हैं। ओके, तो 1 से 2 नाम होते हैं, एग्जाम्पल्स में दिए, ब्रैकेट में दिए हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि बेटा जो भी एग्जाम्पल के ब्रैकेट में जो लिखा है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ओके, यदि प्लांट किंगडम में चैप्टर 2 और 3 में से ये एग्जाम्पल्स आपने याद रख लिए ना बेटा, तो भी बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपके क्वेश्चन के आंसर करने की, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी तरह से होंगे। फाइन, इस किंगडम को क्या बोलते हैं, इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यही तो क्वेश्चंस होते हैं नीट में, राइट। लेकिन मैंने बताया कि पढ़ने का तरीका यदि गलत है या तो फिर इंटरेस्ट नहीं आया, ठीक है, या तो पता ही नहीं था किस तरह से प्रिपेयर करना, इसलिए हमेशा इन यूनिट में से बच्चे मार्क्स लॉस कर जाते हैं, लूज करते हैं। तो ये गलत चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ओके, चैप्टर 2 पहले करो, उसके बाद चैप्टर 3 करना है। हर एक एग्जांपल्स को पहले याद रखें, आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। जो मैंने आगे बात की न्यूरो लिंग्विस्टिक जो बात होती है, ब्रेन को याद करवाओ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लिखो, आप पढ़ो, उसी को सोचो, तो ये चीज ब्रेन में आपके छप जाएगी हमेशा के लिए। आपके पास आपकी खुद की नोट्स होनी चाहिए। चैप्टर 2 और 3 प्रिपेयर करने के लिए यू नीड मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स, 10 घंटे का टाइम देना है, फिर वो 2 दिन में दो या 3 दिन में दो, ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से अच्छी तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। राइट बेटा, जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से काम करें। हर एक फाइलम, हर एक जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, उसको आप लिखे, उसके एग्जांपल्स लिखे, उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक लिखें, ये आपका सेल्फ नोट्स हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी में जितना है उतना ही करना है। लास्ट 2 मंथ की जो बात कर रहा हूँ मैं, जिन बच्चों की बात हो रही है लास्ट 2 मंथ्स में प्रिपरेशन करने वाले, वो इतना ही करे बेटा, तो भी 300 के बहुत नजदीक बायोलॉजी में आप लोग पहुंच जाओगे। तो ये इस तरह से काम होना चाहिए। ओके, हर एक फाइलम में से मैंने बताया उस तरह से उसका नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, जैसे कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन बोलते हो। ओके, प्लांट, तो ये उसका दूसरा नाम हुआ। उसे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलो तो मैं टेरिडोफाइटा की बात करूंगा, तो ये अदर नेम्स होते हैं इस तरह से। ओके, फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यू कहाँ पर पाई जाती है, तो भाई टेरिडोफाइटा में पाई जाती है, तो ये चीज याद रखनी है। इस तरह से आप अपनी नोट्स लिखो, जितना एनसीईआरटी में लिया हुआ है उतना ही आपको लिखना है, तो भी बहुत कुछ हो जाएगा बेटा। फाइन, चैप्टर 2, 3 और 4 से आप दूर ना भागे। यूनिट नंबर 1 एक ऐसा यूनिट है 11th स्टैंडर्ड का जिसमें सबसे कम मार्क्स स्टूडेंट्स को मिलते हैं। ठीक है, मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूँ जो मेरे पास 2 साल पढ़े हुए हैं यहाँ पे रेणुका इंस्टीट्यूट में, मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि बेटा दूसरे की जो कमजोरी होती है वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए।
तभी आप मेरिट में दूसरों से आगे बढ़ पाओगे। तो ये चीज आपको भी बेटा फॉलो करनी है। आप मेरे से आज जुड़े हो, ओके, होम एजुकेशन के थ्रू हम आज मिल रहे हैं, तो बेटा आप भी मेरे बच्चे हो गए, भले ही 2 महीने के लिए अभी एग्जाम बाकी है आपकी, लेकिन आप भी इसी तरह से इस चीजों को फॉलो करें अच्छी तरह से और आप सक्सेस पाए। चैप्टर नंबर 2 और 3 की बात की, एनिमल किंगडम की बात करूं, चैप्टर नंबर 4 की, बेटा हमेशा बच्चा डरता है। मैंने देखा हुआ है 90% स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स को ओमिट करते हैं, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा 5 to 6 क्वेश्चन एक ही चैप्टर में से, ऐसा होता है ना यूनिट नंबर 1 में एनिमल किंगडम पूछते हैं क्वेश्चन। ओके 4 to 6 क्वेश्चन एक ही चैप्टर में से मिल जाए बेटा, मतलब आप 20 से 24 मार्क्स का ये चैप्टर हुआ आपका। और क्वेश्चन क्या पूछे, लास्ट 12 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। एक गलती स्टूडेंट कर ले, लास्ट 30 ईयर्स के सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, आप 2 साल का प्रोजेक्शन लेके काम कर रहे हो, 11th स्टैंडर्ड से शुरू कर रहे हो, तो यू शुड गो फॉर दैट। लास्ट 33 ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये अच्छी बात है। लेकिन अब 2 महीने में क्या करना है, तो लास्ट 2 मंथ्स में लास्ट 12 ईयर्स के क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना है। एनिमल किंगडम के क्वेश्चन देखोगे बेटा, जो एनसीईआरटी में छपा हुआ है, व्हाट इज गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दे आस्क ओनली दैट। ओके, उसी को पूछा गया है, उसी को बार बार रिपीट किया गया है। मैंने बताया उस तरह से हर एक फाइलम के नाम लिखो, उसके एग्जांपल्स लिखो, हर एक एग्जांपल का दूसरा नाम क्या है वो लिखो। इतना पहले करो, पहला स्टेज। ओके, दूसरे स्टेज में हर एक फाइलम जो है उसमें सबसे पहले क्या बन रहा है। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं कि फर्स्ट टिश्यू पोजेसिंग ऑर्गेनिज्म, तो सिलेंडेटा आएगा। ओके, यदि गुजराती मीडियम ना छोकरा बैठा है तो कोष्ठांतरी कहीए छे આપણે, राइट। उसी तरह से फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम कहां पर देखने को मिला, तो हम एनलिडा की बात करते हैं भाई। सौ प्रथम वखत रुधिरा विसरण तंत्र कया सजीवમાં જોવા મળે, तो આપણે એને શું કહીએ છીએ, પૂરક कहीए છીએ। तो फर्स्ट टाइम कौन सी चीज कहां पर देखने को मिली, ये आपको लिखना है, ये आपको याद रखना है, यही तो क्वेश्चंस में आता है बेटा। ओके, मैंने बताया कि एग्जांपल लिखो, उस फाइलम का दूसरा नाम क्या है ये लिखो, पहली दफा उसमें क्या देखने को मिला ये लिखो, राइट। तो ये इस तरह से करोगे तो पूरे ये चैप्टर जो है पूरा लर्न हो जाएगा। अगेन चैप्टर नंबर 4 के लिए यू नीड 8 to 10 आवर्स, अच्छे से अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर कर देना है। तो आपको ये 8 से 10 घंटे का टाइम उसको देना पड़ेगा, तो चैप्टर 4 भी आपका क्लियर हो जाएगा बेटा, राइट। हमने बताया उस तरह से कि 11th स्टैंडर्ड में कौन से ऐसे चैप्टर पहले करना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 3 की बात की, फिर यूनिट नंबर 5 में गया, और उसके बाद यूनिट नंबर 1 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ओके, यदि आपको 300 क्रॉस करना है तो 10 के 10 यूनिट आपको प्रिपेयर करने होंगे, याद रखें आप लोग, राइट। लेकिन जो बोलता है बच्चा ऐसा कि भाई मेरा टारगेट इतना ही है, मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं, लेकिन बायोलॉजी में मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि 300 के नजदीक पहुंच जाओ बेटा। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक तो पक्का ही हो जाएगा आपका, जो नीट के लेवल पे एडमिशन लेना है। डेंटल तक भी पहुंच सकते हो बायोलॉजी की हेल्प से। ओके हाँ, लेकिन जिसको मेडिकल में जाना है, एमबीबीएस करना है बेटा, तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो ऑब्वियस और प्रैक्टिकल बात है। फाइन, तो मैंने एनिमल किंगडम प्रिपेयर करने का तरीका आपको बताया। यूनिट नंबर 1 में 4 चैप्टर होते हैं, उसके साथ आप लोग डील करें। यूनिट नंबर 2 की बात करें, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 3 चैप्टर्स ओनली। ओके, यूनिट नंबर 1 में 4 चैप्टर थे, यूनिट नंबर 2 में 3 चैप्टर्स है। सबसे ज्यादा कंटाला आता है वो चैप्टर हम नहीं करते, सर हम इस चैप्टर्स को ओमिट कर दे तो चलेगा, ऐसे क्वेश्चंस बच्चे पूछते रहते हैं हमें। बेटा क्यों ओमिट करे यार, एनसीईआरटी में दिया हो उतना करो ना। ओके, फिर बच्चों को आर्गुमेंट आती है, सर बोली फैमिलीज, द प्लांट फैमिलीज गिवन इन द यूनिट नंबर 2, सर वो सब याद रखनी है। अरे बेटा 3 ही तो फैमिली दी हुई है। ओके, 3 फैमिलीज को आपको याद रखना है। बच्चे क्या करेंगे, फैमिलीज को क्रेम करने जाते हैं, गोखम पट्टी આપણે જેને કહીએ છીએ, भाई એવું નથી કરવાનું यार। ओके, उसके अंदर फोटोग्राफ दिए गए हैं एनसीईआरटी में, जो भी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है उसके फोटोग्राफ है, वो फोटोग्राफ को देखो, फोटोग्राफ को याद रखो भाई, 1-2 दफा उसको स्केच कर दो। जो फ्लावर का है, जो प्लांट का फोटोग्राफ दिया हुआ है, हर एक फैमिली में एक चीज दी हुई है, फ्लोरल डायग्राम दिए गए हैं, उसको स्केच करो, उसके अंदर लेबल करो। एनसीईआरटी वाले ने फ्लोरल डायग्राम तो दिए, लेकिन उसके अंदर कोई लेबल नहीं दिए, बेटा आप उसको लेबल करो ना, जो आपको फ्लोरल फॉर्मूला छप के दिया हुआ है, प्रिंटेड दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसके साथ उसको एनालाइज करो। बेटा ये तरीका होता है उसको समझने का। ओके, और उसमें से 2 क्वेश्चन होंगे, एक भी एग्जाम ऐसे नहीं गई जिसमें फैमिली में से एक भी क्वेश्चन नहीं था, आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो बेटा वो भी करें आप।
है ना। तो इस तरह से आप उस प्लांट फैमिली के साथ डील करें बेटा, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके साथ डील करें। 5th और 6th चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, यूनिट नंबर 2, स्टैंडर्ड 11 की बात कर रहा हो, तो उसके अंदर आपको ये प्लांट के साथ डील करना है। प्लांट टिश्यूज के बारे में बात की है, प्लांट ऑर्गन के बारे में बात की हुई है, प्लांट के मॉडिफिकेशंस की बात की गई है, राइट बेटा। तो उसको आप समझने को ट्राई करो। हाँ, यहाँ पर एक चीज ऐसी जरूर होती है कि बेटा कोई एनिमल की बात करता है तो हमें उसको तुरंत हम उससे कैच करते हैं, उसके साथ लिंक करता है हमारा दिमाग। हम फिजियोलॉजी की बात की तो बेटा वो तो 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से हार्ट, ब्रेन, किडनी ये सब देखते पढ़ते सुनते हैं, इसलिए वो जल्दी से कनेक्ट हो गया। जो ब्रेन के साथ जल्दी से कनेक्ट होगा उसको आप बोलते हो भाई इजी छे, आवड़े छे, गमे छे। ओके, हम ऐसा ही बोलते हैं ना बेटा, कि जो हमें पता है, जिसको हमने इजीली रिकॉग्नाइज कर लिया हमारे ब्रेन ने। लेकिन प्लांट वाले पोर्शन में क्या है कि ना हमने कभी उसको देखा ना सुना। ओके, हम तो अपने घर के आसपास में 2 3 4 पौधे होते उसी को पहचानते हैं, प्रैक्टिकल चीज है, हम जंगल में तो रहते नहीं है, राइट बेटा। तो ये तो हमें प्रॉब्लम होने ही वाला है। तो उसका सॉल्यूशन क्या बेटा, क्या आपने जो भी एग्जाम्पल दिए गए थे, जो भी प्लांट के मॉडिफिकेशंस दिए गए थे, क्या उसको आपने एक भी दफा गूगल पे सर्च किया, उसका सिर्फ फोटोग्राफ भी देख लिया होगा ना बेटा, एक दफा, सिर्फ एक दफा, तो भी आपका ब्रेन उसे नहीं भूलेगा बेटा, याद रखें। ओके, तो ब्रेन को इस्तेमाल करना है, ब्रेन को काम में लेना है। हमारी सक्सेस के लिए हमारा ब्रेन हमें हेल्प करता है बेटा। ओके, सबसे बड़ा सेनापति अपना वो ब्रेन ही है, या बड़ा वॉरियर भी ब्रेन ही है, तो उसको काम पे लगाओ। ये इस तरह से काम करना है, ये एफर्ट्स आपकी होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारा टाइम देना है। 2 साल बहुत कड़ी मेहनत की, अरे अच्छी बात है, गुड, लेकिन 2 साल नहीं किया, अभी 2 महीने में क्या करना, तो बेटा इतना तो जरूर कर सकते हो आप लोग, है ना। तो ये इस तरह से आप लोग काम करें, राइट। तो हर एक मॉडिफिकेशन जो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसको आपने देखा नहीं, इसलिए आप उसको कनेक्ट नहीं करते, और जो कनेक्ट नहीं होता उसको क्रैम करने को ट्राई करते हैं बच्चे। उसका फोटोग्राफ देखो यार, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हैं, मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि आप ही ऐसे बैच हो जो सबसे ज्यादा बेनिफिट में रहे हो। सारा प्रोविजन ऑनलाइन आपके पास है, ऑफिशियली मोबाइल के इस्तेमाल करने लगे आप लोग। 2 साल पहले तो मोबाइल इस्तेमाल करता है बच्चा तो घर के सारे लोग बोलते यार 12th स्टैंडर्ड में છે मोबाइल જ वापरे છે, मोबाइल रमे છે। अब तो आप ऑफिशियली आपको मोबाइल मिल गया, इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यू पीपल। सही बात है ना, मैं समझता हूँ हर एक बच्चे मेरे इस बात से तो कन्विंस होगा ही होगा। ऑफिशियली इस्तेमाल कर रहे हो तो यार पढ़ाई के लिए भी थोड़ा कर लो यार, है ना। तो बेटा ये काम करें आप लोग, फाइन। तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 की भी मैंने यहाँ पर बात की, बाकी रहा 11th स्टैंडर्ड का यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में क्या करना है, तो यूनिट नंबर 4 मतलब प्लांट फिजियोलॉजी, यार रेस्पिरेशन की बात है, फोटोसिंथेसिस की बात है, प्लांट हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, है ना। और कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे ऑस्मोसिस की बात है, इम्बाइबिशन की बात है, अंतःचूषण ની આપણે વાત કરીએ છીએ 11th ચેપ્ટર ની વાત કરો છો। ઓકે, સ્ટાન્ડર્ડ 11 ચેપ્ટર 11 આશ્રુતિ અંતઃચૂષણ ની વાત કરીએ છીએ, ખોરાકના વહન ની વાત કરીએ છીએ, ટ્રાન્સપોર્ટ ऑफ फूड इन द फ्लोएम, राइट। तो बेटा ये सारे टॉपिक है, ये भी फिजियोलॉजी के टॉपिक्स है, प्लांट फिजियोलॉजी है, इसको भी थोड़ा करें आप। मैं समझता हूँ ये लिंक नहीं होता दिमाग में, लेकिन फिर भी ये करना पड़ेगा। 300 क्रॉस करना है तो इसको करो। यदि आपका टारगेट 200 से 250 है तो इट्स ओके, उसको नहीं करते चलता है, ठीक। लेकिन रेस्पिरेशन वाला चैप्टर यदि बात करें, यदि उसमें 14 चैप्टर को निकाल दिया मैंने, चलो यूनिट नंबर 4 पूरा नहीं करना है मुझे, लेकिन मेरे को ऐसी ही चीजें करनी है जिसमें से 10 क्वेश्चन यदि उस यूनिट में से पूछने वाला है तो मेरे को 6 क्वेश्चन तो मिल ही जाए आराम से। बहुत कम एफर्ट से 6 क्वेश्चन मिल गए मुझे, तो भी मेरा पर्पस बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है बेटा। ओके, तो उसके लिए इन 5 चैप्टर 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 चैप्टर हुए यूनिट नंबर 4 स्टैंडर्ड 11 के। तो उसमें क्या क्या चीजें हम पहले कर ले कि भाई हम 2 दिन इसके लिए देते हैं तो भी उसमें 6 क्वेश्चन तो हमें मिल ही जाएंगे। तो 6 क्वेश्चन हमें आपको लेने हैं, 10 पूछने वाले हैं। तो बहुत सिंपल, आप चैप्टर नंबर 14 को पहले चूज करें, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स और ईटीएस। जो एग्जांपल दिए हुए हैं, जो सीक्वेंस दिया हुआ है, चार्ट ही है ना बेटा, 2 से 3 दफा चार्ट लिख लिया ना तो लर्न हो जाता है। उसके अंदर होने वाले एंजाइम्स को याद रखें, कौन से कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स दिए कि 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। 14th चैप्टर रेस्पिरेशन, श्वसन कहिए છે, 5 कार्बन धरावती शर्करा। रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा, हर 2-3 साल में ये क्वेश्चन आ जाता है। भाई क्यों पूछते पता नहीं मुझे कि 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर इतना क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन उनको अच्छा लगता है एनडीए वालों को या एआईपीएमटी वालों को पूछते हैं, तो गुड थिंग फॉर अस ना यार।
हमारे लिए तो आसान हो गया। तो ये याद रखना है कौन सी प्रोसेस कहाँ पर होती है, जैसे ग्लाइकोलिसिस occurs in the cytoplasm, कोशरस। देन क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कणव आधारक में। ओके, ईटीएस कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो भाई क्रिस्टल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कणव अंतःपटल पर आवेला क्रिस्टी पटल पर થતી પ્રક્રિયા જેને ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાયલેશન કે આપણે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સपोर्ट सिस्टम કહીએ છીએ, ईटीएस या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बेटा ये इतना याद रखनी है ना। तो ये 14 चैप्टर में से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज बहुत हो गई। ओके, ग्लाइकोलिसिस में कौन से कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है, क्रेब्स में कौन सा बनता है, ईटीएस में एटीपी कहाँ पे बनता है, ये देखें। कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस शायद सबसे टिपिकल टॉपिक है बायोलॉजी का। बेटा मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि मेरी यूट्यूब चैनल नीट एट रेणुका को सब्सक्राइब करना। नीट एट रेणुका, सोशल नाइक या नीट एट रेणुका लिखे, आपको ये यूट्यूब चैनल मिलेगी। उसके ऊपर ये सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, यू कैन अवेल इट फ्रीली। मैं सारे ये चैप्टर्स का रिवीजन भी उसमें करवा रहा हूँ, तो उसको भी आप आराम से आपके घर पे बैठे, गुजरात में कहीं पर भी हो, इंडिया में कहीं पर भी हो, इन बोथ द लैंग्वेज हमने अपलोड किया हुआ है, उसका इस्तेमाल करो आप। ओके, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस का वीडियो मेरा सबसे ज्यादा देखा हुआ वीडियो में से है। सारी चीजें मैं उसमें क्लियर करवाता हूँ, जो चैप्टर 13 और 14 दो चैप्टर को लिंक करके पढ़ाया हुआ है मैंने। तो वो उस तरह से वो टॉपिक आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे पढ़ा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको शेयर कर दिया कि भाई इस लिंक पे ऊपर जाओ, ये वीडियो आप देख लेना। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 13, हाँ सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है નથી આવડતું નથી ગમતું। इनफैक्ट નથી આવડતું तो છે જ નહીં, નથી ગમતું इज ऑलवेज प्राइम ફોર યુ સ્ટુડન્ટ્સ। એકદમ સહી વાત है ना बेटा, है ना। પ્લાન્ટ વાળું આવે છે, ઊંઘ આવે છે, કંટાળો આવે છે, हाँ એવું બધું થાય स्वाभाविक છે, लेकिन करना तो पड़ेगा बेटा। ठीक है, उस चैप्टर में से एंजाइम्स के जितने भी नाम है उसको याद रख लो। ओके, कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है उसको याद रख लो। फाइन, सिर्फ 3 घंटे का टाइम दो उस 13 चैप्टर को एग्जाम से पहले नीट की। बेटा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाएगी 75% क्वेश्चन जो पूछते हैं वो आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में से 75%। सिर्फ 3 घंटे का टाइम दो और ये काम आपका हो ही जाएगा बेटा। ओके, चैप्टर नंबर 12 में आया मैं, जिसमें मिनरल्स की बात है। तो बेटा मिनरल्स की यदि हम जब बात करते हैं तो मिनरल्स जो है उसमें कौन सा मिनरल कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये क्वेश्चन होता है। सिर्फ मिनरल करो, बाकी सबको छोड़ दो, चलो नहीं करना। ओके, मिनरल्स कौन से कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं उसको कर लो। उस चैप्टर में से यदि 2 क्वेश्चन है तो एक मिनरल वाला होगा ही होगा, तय है, नक्की है, पूछेंगे आपको बेनिफिट हो जाएगा, तो वो कर लेना। उसके बाद कुछ करना चाहते हो तो नाइट्रोजन साइकिल वाला टॉपिक दिया हुआ है ना। कौन से एरोबिक बैक्टीरिया है, कौन से एनएरोबिक है, कौन से फ्री लिविंग है, कौन से सिम्बायोटिक है, बस इतने 4 पॉइंट कर लो। ये 4 में से एक क्वेश्चन होगा। यदि पेपर सेटर को नाइट्रोजन फिक्सेशन में से क्वेश्चन पूछना है तो ये 4 पॉसिबिलिटी है, उसमें से मिल जाएगा बेटा। ओके, ये इतना काम आप लोग कर लो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चा 325 प्लस करना चाहता है उसके लिए पूरा चैप्टर करना है, लेकिन जिसने अभी तक कुछ किया ही नहीं उसके लिए क्या, तो उसके लिए इतना जितना बता रहा हूँ उतना कर लो यार, बहुत हो जाएगा। ओके, चैप्टर नंबर 11 की बात की तो सारे एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्लांट के दिए जो मैंने आगे बताया आपको, तो उतनी प्रोसेस करो। ऑस्मोसिस, एम्बेबिशन, फूड ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपीरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, 4 थियरी कर लो यार, बहुत हो गया चैप्टर। राइट बेटा, तो ये इतना काम करना है। 15 चैप्टर की बात करूं तो प्लांट हार्मोन्स है। प्लांट हार्मोन का जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है ना, उसको 5 से 7 दफा लिख लो पॉइंट वाइज। उस चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन होने वाले, तो 2 क्वेश्चन एक ही पेज में से मिल जाएंगे बेटा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। हमेशा लास्ट 12 ईयर्स के पेपर सॉल्व करने को बैठ जाओ, उसी पेज को देखो, आगे पीछे घूमो ही मत उस चैप्टर के, तो एक ही पेज में से रिपीटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चे उस पेज के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देता। भाई नहीं होना चाहिए। ओके, आपको ये पता होना चाहिए, आपको अभी तक नहीं पता था, फॉर्चुनेटली थैंक्स टू एडिकॉम आपको ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, आपने पहले सुनी हो तो वेरी गुड थिंग, ग्रेट थिंग, नहीं पता तो यू आर फॉर्चुनेट इनफ ना कि मैंने आपको बता दी ये चीज। तो बेटा वो काम भी आप लोग करें, है ना। प्लांट हार्मोन वाला टॉपिक है, उसको देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स दिए हुए हैं। उसके बाद ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन के बारे में पढ़ लो, इनफ हो जाएगा। राइट, फोटो पीरियडिज्म के एग्जांपल्स याद रख दो, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे प्लांट, दैट इज इनफ। तो इतना काम आप कर सकते हो। ओके, तो बेटा 11th स्टैंडर्ड के 5 यूनिट के मैंने यहाँ पर बात की। 11th स्टैंडर्ड में 22 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले 3rd यूनिट को पकड़ो आप, उसके बाद 5th यूनिट को पकड़ो, उसके बाद फर्स्ट पे जाओ। ओके, फिर 2nd और फिर 4th।
तो इस सीक्वेंस से आप लोग काम कर सकते हो, राइट। मैं हर एक यूनिट में से, हर एक चैप्टर में से कौन सी चीज किस तरह से करनी उसके बारे में आज बात कर रहा हूँ। दिस इज डू एंड डाई फॉर यूट्यूब पीपल। ये चैप्टर्स भी हैं, ये टॉपिक के मैं बात कर रहा हूँ, इतने टॉपिक करो, इतने चैप्टर करो। स्टैंडर्ड 12 की बात शुरू करें। तो स्टैंडर्ड 12 में बेटा 12 से 14 क्वेश्चन तो ये जेनेटिक्स में से ही पूछ लेते हैं लोग। ओके, चैप्टर नंबर 5 एंड 6 जिसको आप कहते हो ना, तो जेनेटिक्स के चैप्टर होंगे और जेनेटिक्स में से ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन वाला है, उद्विकास गुजराती में कही है। तो जो लोग इस साल 2021 में नीट देने वाले हैं उनको वो चैप्टर नहीं करना है, एनटीए वालों ने निकाल दिया है। इनफैक्ट डिक्लेरेशन ऑफिशियल नहीं हुआ, जो फॉर्म की बुकलेट आएगी उसमें होगा, लेकिन सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया था, स्टेट बोर्ड ने कैंसिल कर दिया था, तो एनटीए में भी वो चैप्टर नहीं है। ओके, शॉर्ट में, ठीक है, इसका प्रूफ आपको बुकलेट में मिलेगा ही मिलेगा। तो 2 ही चैप्टर है और उसमें से 12 to 14 क्वेश्चन जेनेटिक्स के होते हैं। बेटा करे इसे, सबसे पहले जेनेटिक्स तैयार करें। ओके, आसान है, जेनेटिक्स अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ये कोई क्रैमिंग नहीं है जेनेटिक्स, ठीक है बेटा। उसको सॉल्व करें, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें। बेटा जेनेटिक्स एक ऐसी चीज है, ओके, जिसको हम बोलेंगे कि भाई एक गिलास में वाटर लिया वो भी जेनेटिक्स है और पूरा समंदर भी जेनेटिक्स है, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट जो ग्लास में वाटर लिया उतनी ही है। स्टैंडर्ड 12 की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जेनेटिक्स में मैंने बताया उस तरह समंदर है पूरा जेनेटिक्स का। वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस उसमें से बन सकते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, वो बैचलर्स में मास्टर्स में होते हैं, 12th स्टैंडर्ड में नहीं होने वाले हैं। ओके, तो बेटा जेनेटिक्स को आप पकड़े। जेनेटिक्स होने के बाद बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जाए, 2 चैप्टर सिर्फ उसमें भी, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, 11th एंड 12th चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 12 बायोटेक्नोलॉजी। भाई 2 ही चैप्टर और 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 to 8 क्वेश्चन होते ही है उसमें से। आपने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी, बहुत आसान चैप्टर है यार, कुछ भी खास नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द बायोटेक्नोलॉजी इज दैट, इस यूनिट की सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक कि भाई कोई एप्लीकेशन ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, बायोटेक्नोलॉजी जो टेक्स्ट में होता है उसी तरह से पूछते हैं, उसी को पूछता है रिपीटेडली ये लोग, राइट। तो बेटा वो चैप्टर करें सबसे पहले, तो 6 to 8 क्वेश्चन तो आपको वहां से भी मिल जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। जेनेटिक्स के 2 चैप्टर किए, 11 12 चैप्टर किए, बायोटेक्नोलॉजी के 2-4 ही चैप्टर किए, लेकिन आपको क्वेश्चन कितने मिल जाएंगे, मिनिमम 16 से 20 क्वेश्चन। ओके, मैं 12th स्टैंडर्ड में 45 क्वेश्चन कंसिडर करूं, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट 45 11th में से, एग्जैक्ट 45 12th में से होंगे, ऐसा जरूरी नहीं, कभी 42 भी हो सकता है, किसी में 48 भी जा सकते हैं, तो ये, लेकिन फिर भी एक एवरेज लेके बात कर रहा हूँ, तो 16 से 20 क्वेश्चन सिर्फ 4 चैप्टर किए उसमें से मिल गए यार 12th स्टैंडर्ड के, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, उसको करो पहले, राइट बेटा। उसके बाद मैं बात करूंगा यूनिट नंबर 10 जिसमें इकोलॉजी की बात करते हैं लोग। तो इकोलॉजी भी क्या है, तो इकोलॉजी भी तो सबसे आसान, ओके, बहुत ही इजी में से इजी तो यही होता है इकोलॉजी, कोई ट्विस्टेड नहीं, कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, जो टेक्स्ट में लिखा है वही पूछेंगे, राइट बेटा। तो वो यूनिट भी तो करना है, इस साल तो उसमें से 2 चैप्टर भी तो कम कर दिए हैं सीबीएसई वालों ने, स्टेट बोर्ड वालों ने, तो फिर 2 ही चैप्टर है। तो यार अब कितना ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल इस साल नीट स्कोर करने के लिए, है ना। लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है, मैंने बताया ऑलरेडी कि आप लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हो कि हम आज एक दूसरे से कनेक्ट हुए। आपको हमेशा मेड्यूकॉन को थैंक यू करना पड़ेगा इस चीज के लिए बेटा, कि ये सारी चीजें जो आपको नहीं पता थी आज आपको पता चल रही है, और नीट से पहले एग्जैक्ट टाइम पे मैक्सिमम इस्तेमाल करें, ठीक है। 2 ही चैप्टर और उसमें से होंगे बेटा 6 to 8 क्वेश्चन भी, राइट। देखो यूनिट नंबर हमने बात की जेनेटिक्स वाला, यूनिट नंबर 7 कहते हैं उसको हम, उसमें से 2 चैप्टर करना है। यूनिट नंबर आया आपका 9 जो बायोटेक्नोलॉजी वाला था, 2 ही चैप्टर। यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी वाला सिर्फ 2 चैप्टर, यार इतना ही करना है और इतने सारे क्वेश्चंस आपको उसमें से पूछेंगे। और ये ऐसे यूनिट्स की बात कर रहा हूँ जो इंफॉर्मेटिव है, अंडरस्टैंडिंग जैसा भी खास नहीं आएगा उसमें, इंफॉर्मेशन ही है ना। यूनिट नंबर 10 100% इंफॉर्मेशन, कि भाई कहाँ पे कितनी बारिश गिर रही है, कहाँ पे कौन से एनिमल होते हैं, कहाँ पे क्या डाइवर्सिटी है ना, किस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है या कितने एनिमल्स हैं, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, वगैरह वगैरह। तो पूरा यूनिट तो उसी के साथ डील कर रहा है बेटा, है ना। तो उसको आप अच्छे से अच्छे तरह से कर सकते हो, सो उसे करें। मैं नहीं समझता यूनिट नंबर 10 यदि आपको प्रिपेयर करना है तो इट टेक्स हार्डली मैक्सिमम 2 दिन का टाइम चाहिए,
2 दिन के अंदर आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, बार बार पढ़ो उसको 5 to 7 टाइम्स, लास्ट 12 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर दो, जो भी उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो भी स्पेसिफिक चीजें दी गई है उसको आप अंडरलाइन करो, उसको लिखना बेटा। मैं लिख के तैयार करने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट लिखने हैं, टॉपिक लिखने हैं, पूरा थियरी लिखने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको मास प्रमोशन मिल चुका है, आपको थियरी नहीं लिखनी है, मैं नीट की ही बात कर रहा हूँ, है ना। तो बेटा उसको आप अच्छी तरह से काम करें, राइट। तो 12th स्टैंडर्ड की मैंने बात की यहाँ पे, जिसमें मैंने जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी की बात की। अब क्या रहा, तो यूनिट नंबर 6 जो रिप्रोडक्शन वाला है। ओके, तो रिप्रोडक्शन वाले यूनिट की बात की जाए तो उसमें पहला चैप्टर जो है यूनिट नंबर 6 स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1, तो बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात है, या प्लांट और एनिमल दोनों को दिया। यदि आपने 11th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर किया है, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर प्रिपेयर किया, उसी तरह से 5th और 6th चैप्टर प्रिपेयर किया है, तो बेटा ये 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो है ये तो 60% हो गया ना आपका, सिर्फ रिवीजन ही करते हो आप लोग तो, क्योंकि 12th का फर्स्ट चैप्टर मतलब 11th स्टैंडर्ड के कुछ चैप्टर्स का रिवीजन ही है। यार कितनी इंफॉर्मेशन जिसमें से मिली आपको जो 11th में नहीं थी 12th में ही है। ओके, हार्डली 10% इंफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 1 अब 12th स्टैंडर्ड में है, जो आप बहुत ही अच्छी तरह से 11th स्टैंडर्ड में से पढ़ के आए हो। तो ग्रेट थिंग, अपॉर्चुनिटी दिखी यहाँ पे, राइट। तो बेटा उसको आप याद कर लो, बहुत अच्छी तरह से लिख लो एग्जाम्पल के साथ का, किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का रिप्रोडक्शन हो रहा है, राइट। या तो फिर कौन से मॉडिफिकेशन कौन से प्लांट में होते हैं, बस यही तो क्वेश्चन है। जैसे कि ब्रायोफाइलम में क्या होगा, तो भाई एडवेंटिशियस बर्ड से वो रिप्रोडक्शन करेगा, ट्यूबर ग्रंथिल कोशो गुजराती में, ओके, पोटैटो बटाटा में, ओके। राइजोम की बात हुई है यहाँ पे, राइजोम यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, राइजोम 11th स्टैंडर्ड में एग्जांपल थे टर्मरिक एंड जिंजर, आदू અને હળદર ગાંઠા મૂળીની વાત કરું છું ભાઈ, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में क्या गया कि बनाना इज इंक्लूडेड इन द एग्जांपल्स ऑफ द राइजोम, ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं लोग। ओके, तो बेटा इस तरह से ये मॉडिफिकेशन रूपांतरणों જેને આપણે કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં, तो बेटा यही तो याद रखना था। तो ये तो यार कितना आसान था, इतनी आसान चीज पता नहीं होती, सिर्फ देख लिया। मैंने बोला ना कि भाई ये दिखता है कि बहुत बड़ा समुंदर है, लेकिन उसके अंदर जंप करो यार, ये एक छोटा सा पॉन्ड से भी कम है, ये बहुत आसानी से इसको आप कर पाओगे। पता नहीं था, डरे हुए थे, मैंने आपको धकेल दिया, जंप लगाओ यार, उसके अंदर जाओ, डूबो, देखो, तो हो जाएगा अच्छी तरह से, डरने की कोई बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। हार्डली मैं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर प्रिपेयर करना है तो 8 to 10 आवर्स मैक्स आपको चाहिए, अच्छी तरह जिस तरह से मैं बता रहा हूँ तो वो करें। उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर की बात करें तो प्लांट में रिप्रोडक्शन और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की बात हो, अथवा ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की बात होती है। ओके बेटा, तो उसको भी पढ़ो, आप जहां पर भी पढ़े हो, जिन सर से पढ़े उनकी भी नोट्स होगी, उन्होंने डायग्राम्स ड्रॉ करवाए होंगे, उसको देखो। विदाउट डायग्राम यू कैन नॉट प्रिपेयर चैप्टर नंबर 2 and 3। ओके, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है विदाउट डायग्राम आपको पढ़ ही नहीं सकते आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे डायग्राम नहीं, इसलिए कंफ्यूजन वहां पे होता है। भाई एनसीईआरटी वाले को तो पता नहीं कि जो टीचर पढ़ाएगा आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डायग्राम ड्रॉ करके पढ़ाए, तो बेटा वो डायग्राम से आप लोग पढ़ो। आपके पास नहीं है तो एज आई टोल्ड अर्लियर, नीट एट रेणुका मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, आपको ये सारे टॉपिक विद डायग्राम में समझा रहा हूँ, इट्स फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। यूट्यूब है ना भाई, फ्री ही होता है, उसके ऊपर जाके ये देखोगे आप लोग तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। नीट एट रेणुका यूट्यूब चैनल पे जाओ। ओके, इंग्लिश मीडियम में भी टॉपिक है, गुजराती मीडियम में, उसको तैयार करो। फाइन, तो बेटा यूनिट नंबर 6 की बात हुई स्टैंडर्ड 12 के। उसके बाद रहा आपका यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 क्या था, तो यूनिट नंबर 8 मतलब याद है आपको, डिसीज वाला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, है ना, एंड फूड प्रोडक्शन वाला। ठीक है बेटा, ये यूनिट में डिसीज वाला चैप्टर तो बहुत आसान है। हाँ, मैं बोलूंगा यहाँ पे कि ये यूनिट को सबसे लास्ट में रखना आप लोग। जैसे यूनिट नंबर 3 11th स्टैंडर्ड का सबसे पहले शुरुआत की हमने, 12th स्टैंडर्ड की शुरुआत करते हो तो आपको मैंने जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की बात की, इकोलॉजी की बात की, उसके बाद फर्स्ट यूनिट पे आए, उसके बाद इस यूनिट के ऊपर आप जा रहे हो तो उस यूनिट के ऊपर जाए, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा आपका। अगेन मैंने बताया उस तरह, चलो डिसीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फूड प्रोडक्शन वाला टॉपिक थोड़ा कंटालाजनक होगा, क्योंकि मैंने बताया उस तरह से कि सारे नाम आपने सारे प्लांट्स एनिमल्स देखे नहीं होते हैं, इसलिए वहां पे ये कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, तो उसको पढ़ने का तरीका भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊं बिल्कुल,
तो बेटा उसमें भी वही है, एग्जाम्पल्स लिखो, है ना, कौन सा डिस्कवरी कब हुआ था प्लांट के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, वो लिखो, जो सीक्वेंस दिए है उसको लिखो। ठीक है, थियरी लिखना इसमें थोड़ा हार्ड है, लेकिन एमसीक्यू थोड़े आसान है, लेकिन थियरी नहीं पढ़ी तो एमसीक्यू सॉल्व इम्पॉसिबल होते हैं करने। तो उस यूनिट को सबसे आपको लास्ट में रखना है बेटा, है ना। हाँ, उस यूनिट को छोड़ नहीं सकते, जो लोग 300 क्रॉस करना चाहते हैं उनके लिए जरूरी होगा। यदि आपका टारगेट 300 प्लस नहीं है तो लीव इट, उस यूनिट को जाने दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मैंने बताया उसने 10 में से 7 यूनिट भी आपने अच्छी तरह से कर लिया ना बेटा, तो 250 प्लस हो जाएंगे आपको। ओके, जिसको 300 प्लस या 325 प्लस करना है उसको 10 यूनिट करने पड़ेंगे, राइट। सबसे लास्ट में यूनिट आपको रखना है। तो ये इस तरह से कौन से यूनिट को किस तरह से पढ़ना है, कौन से यूनिट पहले करना है, कौन से चैप्टर पहले करने, ये चीज मैंने आप सभी को आज बताई। ओके, आई विश कि आपने ये सारी चीजें लिखी होगी। आप मुझे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हो, और कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपको उस तरह से गाइडेंस भी दूंगा ही, राइट बेटा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई सेल्फ। यस गुर्जर सर, ओवर टू यू। सो सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि नीट में हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजी होता है, और 90 एमसीक्यूज आते हैं, और उस 90 एमसीक्यूज के लिए आपको 11th और 12th में बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना होता है, और वो चैप्टर्स पढ़ने में आपको ऑलरेडी 2 साल लग गए, और सर ने इतने अच्छे वे में उसको समराइज किया है ईच एंड एवरी यूनिट एंड चैप्टर वाइज, कि कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे कैसे आपको ध्यान में रखना है, कैसे आपको याद करना है। और उस चैप्टर्स और उस यूनिट में अगर आपको क्वेश्चंस है तो सर ने बताया कि उनकी यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आप जाके अच्छे से वो सारे चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं। सो द थिंग इज दैट कि इससे बहुत अच्छी बात हो ही नहीं सकती, अभी आपके पास बहुत टाइम है, और ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट में से सर ने जिस वे में गाइड किया है उसको अगर अच्छे से ध्यान में लिया जाए तो डेफिनेटली आप सभी जो है बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और वही हमारी सभी की शुभकामनाएं। सर एक्सीलेंट लेक्चर रहा आपका, और सर ने जिस तरीके से बताया अगर उनके रिलेटेड कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, आप ऑडियो के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से उनकी चैनल के ऊपर जाके या फिर हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप उनको पूछ सकते हो, और डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी तो सर को जिस वे में टाइम अवेलेबल होगा, as per that we will organize kind of webinar also with your doubts. So thank you very much sir कि आपने इतना प्रीशियस टाइम आपका दिया है, और जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो पूरे गुजरात से, पूरी भारत देश से जुड़े हुए स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल रहेगी, एंड दे विल रियली थैंकफुल आफ्टर रिजल्ट एंड आफ्टर एग्जाम। कहीं जिंदगी के अपने कहीं भी मुकाम पे पहुंचेंगे तो डेफिनेटली दे विल रिमेम्बर ऑल योर गाइडेंस। सभी स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं, पेरेंट्स जुड़े हैं, उन सभी को मैं फिर से एक बार रिमाइंडर करवाऊंगा कि नेक्स्ट संडे 10 to 11 एवरी संडे, यूजुअली हर साल, जैसे लास्ट ईयर भी सुशील नायक सर हमारे साथ जुड़े थे और काफी स्टूडेंट्स को हेल्प की थी, और सर ने ऑलरेडी बहुत बार रिपीट किया, इट्स रियली गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखिए ट्रैवलिंग टाइम नहीं, कोई स्पेशल कपड़े नहीं पहनने, बैग लेके नहीं जाना है, कोई टाइम वेस्टेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते हैं आप टाइम बहुत अच्छी तरीके से विद द हेल्प ऑफ जस्ट मोबाइल। आप कहीं भी बैठ के कोई भी सर का वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ऐसे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। काफी चैप्टर्स जो है वो निकाल दिए गए, सिलेबस लिमिटेड है, टाइम अभी है आपके पास, सो यू जस्ट नो नीड टू वरी। नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार होगा उसकी अपडेट जो है आपको व्हाट्सएप के ऊपर दी जाएगी डेफिनेटली शॉर्टली विद इन मंडे, और सारा जो मटेरियल है, ये जो वेबिनार्स हुए वो हमारी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहेगा, तो शायद आपके फ्रेंड्स जो नहीं जुड़ पाए वो बाद में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं वीडियो, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सुशील नायक सर, एंड थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो यहाँ पे जुड़े, और आई होप कि जो कल हमारा वेबिनार हुआ था फिजिक्स का, आज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा और आप अच्छे मार्क्स लाए। आप सभी को गुड विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक, और कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चंस है, यू नो नीड टू वरी, प्लीज आप कीप इन टच विद द होम एजुकॉन। आपसे जस्ट एक व्हाट्सएप दूर है, तुरंत ही विद इन 4-5 डेज में एक वेबिनार का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा विथ योर डाउट्स एंड क्वेश्चन एंड क्वेरी। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन, एंड थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर।